गगन जीएस स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में दोस्तों हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2024 के लिए जीएस जीके के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स का क्विक रिवीजन करेंगे। तो आप सभी बंधुओं से करबद्ध निवेदन है कि थोड़ा हमारा भी सब्सक्राइबर बढ़ा दीजिए। तो क्लास शुरू करने से पहले आप सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग गगन जीएस स्टडी पॉइंट को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की ये महत्वपूर्ण क्लास। आज की क्लास में सबसे पहले देखिए दोस्तों भारत और उसके पड़ोसी देश के बारे में। तो यहां पर दोस्तों आप लोग सबसे पहले यह ध्यान रखिएगा कि भारत के कुल राज्य हैं 28 और दोस्तों 8 यूनियन टेरिटरी हैं, या कहिए दोस्तों कि 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और वो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं दिल्ली, चंडीगढ़, पुदुचेरी, लद्दाख, जम्मू और कश्मीर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दमन दीव और दादर नागर हवेली, और 8वां है दोस्तों लक्षद्वीप। तो भारत में दोस्तों कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसके बाद आप लोग ध्यान रखिएगा कि भारत की दोस्तों उत्तर से लेकर दक्षिण तक या नॉर्थ से लेकर साउथ तक जो कुल लंबाई है वो है 3214 किलोमीटर। और दोस्तों ईस्ट से वेस्ट तक या भारत की पूर्व से पश्चिम तक जो कुल लंबाई है दोस्तों वो है 2933 किलोमीटर। इसके बाद आप लोग ध्यान रखिएगा भारत की जो कुल स्थलीय सीमा है दोस्तों वो है 15,200 किलोमीटर। और दोस्तों जो मुख्य तट रेखा है कुल भारत की वो है दोस्तों 6100 किलोमीटर। और दोस्तों कुल जो तट रेखा है भारत की वो है 7516 किलोमीटर। इसमें दोस्तों जो कुल तट रेखा है इसमें अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप समूह ये सभी आ जाते हैं। तो अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को छोड़कर जो भारत की जो मुख्य तट रेखा है वो है दोस्तों 6100 किलोमीटर। और जो कुल तट रेखा है अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को लेकर वो है दोस्तों 7516 किलोमीटर। तो यहाँ से आप लोग दोस्तों इतनी चीज़ों को ध्यान रखिएगा। इसके बाद दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा भारत के साथ स्थलीय सीमा बनाने वाले देशों के नाम। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों भारत से कुल 7 देश स्थलीय सीमा बनाते हैं। और इन देशों का नाम याद रखने के लिए दोस्तों एक ट्रिक आप लोग याद रखिएगा बचपन में भूल, जिसमें दोस्तों ब से हो गया बांग्लादेश, च से हो गया चीन, प से हो गया पाकिस्तान, न से हो गया नेपाल, म से हो गया दोस्तों म्यांमार, भ से हो गया भूटान, और ल का मतलब असमझिएगा जिसमें अ से हो गया अफगानिस्तान। तो भारत के साथ कुल 7 देश दोस्तों स्थलीय सीमा का निर्माण करते हैं। और इन 7 देशों का नाम याद रखने के लिए दोस्तों आप लोग याद रखिएगा बचपन में भूल, जिसमें दोस्तों ब से हो गया बांग्लादेश, च से हो गया चीन, प से हो गया पाकिस्तान, न से हो गया नेपाल, मे से हो गया म्यांमार, भ से हो गया दोस्तों भूटान, और ल का मतलब असमझिएगा जहां पर अ से हो गया अफगानिस्तान। और दोस्तों इसी क्रम में जो भारत से सीमा साझा करते हैं वो देश भी हैं, अर्थात जो बांग्लादेश है दोस्तों वो भारत से सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है जो कि है दोस्तों 4000 किलोमीटर। और सबसे जो कम सीमा साझा करने वाला देश है दोस्तों भारत के साथ वो है अफगानिस्तान। तो सबसे अधिक सीमा साझा करता है भारत के साथ दोस्तों वो है बांग्लादेश जो कि है 4000 किलोमीटर। और सबसे कम सीमा साझा करता है भारत के साथ वो है दोस्तों अफगानिस्तान। इसके बाद दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा भारत के कुल 17 राज्य ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा बनाते हैं। और इन 17 राज्यों में दोस्तों जो वेस्ट बंगाल है ममता बनर्जी वाला राज्य वो दोस्तों सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। तो एक बार फिर से देख लीजिएगा दोस्तों भारत के कुल 17 राज्य ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा बनाते हैं। और
जो भारत का राज्य है पश्चिम बंगाल, वो सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण करता है। इसके बाद आप लोग सबसे पहला पड़ोसी देश देखिए दोस्तों, पाकिस्तान। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग यह ध्यान रखिएगा, पाकिस्तान की जो राजधानी है वो है दोस्तों इस्लामाबाद। और भारत और पाकिस्तान के बीच में जो रेखा खींची गई है दोस्तों, उसका नाम है रेड क्लिफ रेखा। और यहीं पर दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा कि 1971 में बांग्लादेश आज़ाद हो गया। यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा कि 1971 से पहले दोस्तों जो बांग्लादेश है वो पाकिस्तान का ही भाग हुआ करता था, लेकिन दोस्तों भारत की मदद से 1971 में बांग्लादेश को आज़ाद कर लिया गया। इसके बाद आप लोग ध्यान रखिएगा कि 1972 में दोस्तों शिमला समझौता हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच। और दोस्तों फिर आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑपरेशन मेघदूत ये हुआ दोस्तों 1984 में। और ये ऑपरेशन मेघदूत हुआ था दोस्तों सियाचिन ग्लेशियर में, जहां पर दोस्तों पाकिस्तान आर्मी ने कब्जा कर लिया था। उसके बाद भारतीय सेना द्वारा 1984 में ऑपरेशन मेघदूत के जरिए सियाचिन ग्लेशियर पर दोबारा कब्जा किया गया। फिर दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा, सिंधु जल समझौता। और ये सिंधु जल समझौता हुआ था दोस्तों 1960 में। तो ऑपरेशन मेघदूत हुआ था 1984 में, और सिंधु जल समझौता हुआ था दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच, वो हुआ था 1960 में। और एक बार और देख लीजिएगा दोस्तों, जैसा कि यहाँ पर नोट किया गया है, जो ऑपरेशन मेघदूत जो कि हुआ था 1984 में, उससे दोस्तों भारतीय सेना द्वारा सियाचिन ग्लेशियर पर दोबारा कब्जा कर लिया गया था। और ये जो सियाचिन ग्लेशियर है दोस्तों, ये दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों LOC, जिसका मतलब है लाइन ऑफ कंट्रोल। तो लाइन ऑफ कंट्रोल कहाँ है और रेड क्लिफ रेखा कहाँ है? तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा, जो भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ है वो हुआ है रेड क्लिफ रेखा के द्वारा। अर्थात भारत और पाकिस्तान का बंटवारा करती है रेड क्लिफ रेखा। और LOC या लाइन ऑफ कंट्रोल कहाँ है दोस्तों? तो यहाँ पर आप लोग समझिए दोस्तों, ये भारत का जम्मू कश्मीर का मैप है। और ये वाला पार्ट है दोस्तों POK, जो कि है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर या गुलाम कश्मीर, जो कि है दोस्तों पाकिस्तान के पास। और ये कश्मीर हो गया दोस्तों भारत के पास। तो POK और जो भारत के पास कश्मीर है दोस्तों, उसका बंटवारा करता है LOC या लाइन ऑफ कंट्रोल। तो ये चीज़ दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, जो अगला पड़ोसी है भारत का, उसका नाम है अफगानिस्तान, जिसकी राजधानी है दोस्तों काबुल। और भारत और अफगानिस्तान के बीच में रेखा जो है दोस्तों, वो है डूरंड रेखा। तो भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो रेखा है वो है दोस्तों डूरंड रेखा। इसके बाद अगला पड़ोसी देश देखिए दोस्तों चीन, जिसकी राजधानी है बीजिंग। और भारत और चीन के मध्य जो रेखा है उसका नाम है मैकमोहन रेखा। और दोस्तों यहीं पर आप लोग ध्यान रखिएगा LAC, जिसका अर्थ है दोस्तों लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये भी दोस्तों भारत और चीन के मध्य में है। तो LOC ये है दोस्तों POK और भारत के पास जो कश्मीर है उसके बीच में। और LAC जिसका मतलब है दोस्तों लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये है भारत और चीन के बीच। और दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा 1954 में पंचशील समझौता हुआ था, जो कि हुआ था भारत और चीन के बीच में। और भारत के 5 राज्य ऐसे हैं दोस्तों जो चीन के साथ सीमा साझा करते हैं। और उन राज्यों का नाम याद रखने के लिए आप लोग याद रखिएगा दोस्तों झूसा, अर्थात JHUSA, जहां पर दोस्तों J से हो गया जम्मू और कश्मीर, H से हो गया दोस्तों हिमाचल प्रदेश, U से हो गया उत्तराखंड, S से हो गया सिक्किम, और
ए से हो गया दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। तो भारत के 5 राज्य चीन के साथ सीमा साझा करते हैं, जिसमें है दोस्तों जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद अगला पड़ोसी देश देखिए दोस्तों भारत का, उसका नाम है नेपाल, जिसकी राजधानी है दोस्तों काठमांडू। और नेपाल से आप लोग ध्यान रखिएगा कि नेपाल के साथ भारत के 5 राज्य हैं जो कि सीमा साझा करते हैं या नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। और उन राज्यों का नाम है दोस्तों उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, सिक्किम और बिहार। इसके बाद आप लोग ध्यान रखिएगा मधेसी समुदाय, ये मधेसी समुदाय है दोस्तों नेपाल की। और इसके बाद अगला चीज आपको ध्यान रखना है दोस्तों पंचेश्वर परियोजना, जो कि है शारदा नदी पर, और ये दोस्तों जॉइंट प्रोजेक्ट है भारत और नेपाल का। इसके बाद दोस्तों अगला पड़ोसी देश है भारत का म्यांमार, और म्यांमार की राजधानी है दोस्तों नाए पियडा। तो म्यांमार की राजधानी होगी नाए पियडा। और म्यांमार के साथ दोस्तों भारत के 4 राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, और इन राज्यों का नाम है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। और दोस्तों रोहिंग्या जो कम्युनिटी या समुदाय है वो है दोस्तों म्यांमार का। फिर इसके बाद अगला पड़ोसी देश देखिए दोस्तों भारत का, वो है बांग्लादेश। और बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है दोस्तों, तो वो है ढाका। और बांग्लादेश आज़ाद कब हुआ था, तो वो हुआ था दोस्तों 1971 में। और दोस्तों बांग्लादेश के साथ भारत के 5 राज्य हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, और इसमें है दोस्तों वेस्ट बंगाल या पश्चिम बंगाल, फिर है असम, फिर है मेघालय, फिर है त्रिपुरा, और 5वां है दोस्तों मिजोरम। और दोस्तों जो फरक्का बांध है वो गंगा नदी पर बनाया गया है वेस्ट बंगाल में, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। और न्यू मूर आइलैंड या न्यू मूर द्वीप, ये है दोस्तों बंगाल की खाड़ी में या बे ऑफ बंगाल में। फिर लास्ट पड़ोसी देश देखिए दोस्तों भारत का, जिसका नाम है श्रीलंका। और श्रीलंका से आप लोग ध्यान रखिएगा कि इसका 2 राजधानी है, जिसमें आप लोग ध्यान रखिएगा श्री जयवर्धनेपुरम और कोलंबो। तो श्री जयवर्धनेपुरम और कोलंबो 2 राजधानियां हैं दोस्तों श्रीलंका की। और गल्फ ऑफ मन्नार, ये दोस्तों भारत और श्रीलंका के मध्य में है। और सेतु समुद्रम परियोजना, ये भी दोस्तों भारत और श्रीलंका के बीच में है। और भारत और श्रीलंका के बीच में है दोस्तों कच्चाथ्यू द्वीप या कच्चाथ्यू आइलैंड। इसके बाद अगला चीज देखिए दोस्तों भारत के 7 बहन राज्य कौन हैं। तो भारत के पूर्वोत्तर के जो 7 राज्य हैं दोस्तों, वो भारत के 7 बहन राज्य के नाम से भी जाने जाते हैं। और इनका नाम है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, असम, मेघालय और त्रिपुरा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे आता है दोस्तों कि 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें ये पूछेगा कि निम्नलिखित में कौन सा राज्य भारत के 7 पूर्वोत्तर बहन राज्यों में शामिल नहीं है। तो वहाँ पर एक ऑप्शन रहेगा दोस्तों, ये मैक्सिमम टाइम आया है क्वेश्चन सभी एग्जामों में, सिक्किम। तो वहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा जो सिक्किम राज्य है वो 7 बहन राज्यों में शामिल नहीं है। इसके बाद कुछ प्रमुख चोटियां हैं दोस्तों, उसे आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इसमें एक है जो दोस्तों दुनिया की जो सबसे ऊंची चोटी है, जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट। और इसकी ऊंचाई है दोस्तों 8,848 मीटर, और ये पड़ती है दोस्तों नेपाल में। और नेपाल में दोस्तों माउंट एवरेस्ट को एक और नाम से भी जाना जाता है, जो कि है सागर मत्था।
तो माउंट एवरेस्ट ये पड़ती है नेपाल में, और इसे नेपाल में एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है जिसका नाम है दोस्तों सागरमाथा, और ये दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी ऊंचाई है दोस्तों 8,848 मीटर। फिर अगला नाम देखिए दोस्तों K2, जिसको कहा जाता है गॉडविन ऑस्टिन, और इसकी ऊंचाई है दोस्तों 8,611 मीटर और ये पड़ती है दोस्तों पीओके में। और जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों हिमालय की, उसका नाम है कंचनजंगा, और ये पड़ती है दोस्तों सिक्किम राज्य में और इसकी ऊंचाई है 8,598 मीटर। इसके बाद दोस्तों भारत के कुछ प्रमुख दर्रों का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा जो कि हर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो सिक्किम से आप लोग ध्यान रखिएगा, सिक्किम राज्य में कौन कौन से दर्रे हैं। तो सिक्किम राज्य में दर्रे जो हैं दोस्तों वो है नाथुला दर्रा और जेलेफला दर्रा। उसके बाद आप लोग ध्यान रखिएगा मणिपुर, तो मणिपुर में जो दर्रा है उसका नाम है दोस्तों तुजू दर्रा। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान रखिएगा अरुणाचल प्रदेश के दर्रे। तो अरुणाचल प्रदेश में है दोस्तों दीफू दर्रा, यांग्याप और बोमदीला दर्रा। फिर आगे आप लोग ध्यान रखिएगा उत्तराखंड में कौन कौन से दर्रे हैं। तो उत्तराखंड में स्थित है दोस्तों नीति दर्रा, लिपू दर्रा और माना दर्रा। फिर इसके बाद आप लोग याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से दर्रे हैं। तो वहाँ पर है दोस्तों रोहतांग दर्रा, सिपिकिला और बारालाचा ला दर्रा। फिर इसके बाद आप लोग देखिएगा लद्दाख में कौन दर्रा है। तो लद्दाख में है इसके बाद दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा लद्दाख में कौन सा दर्रा है। तो लद्दाख में है दोस्तों काराकोरम दर्रा। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान रखिएगा जम्मू और कश्मीर के दर्रे। तो जम्मू और कश्मीर में स्थित है दोस्तों जोजिला दर्रा, पीर पंजाल दर्रा और बनिहाल दर्रा, जिसमें दोस्तों ये जोजिला आने की संभावना ज़्यादा है। तो जोजिला दर्रा, पीर पंजाल दर्रा और बनिहाल दर्रा ये सभी हैं दोस्तों जम्मू और कश्मीर में। इसके बाद आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों भारत की कुछ प्रमुख झीलें और वो झील किस राज्य में स्थित हैं। तो सबसे पहले आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों चिल्का झील, और ये चिल्का झील दोस्तों भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है और यह एक दोस्तों लैगून झील है। और जो चिल्का झील जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है वह दोस्तों भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी और लंबी झील है। तो चिल्का झील भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है और यह एक लैगून झील है और दोस्तों यह भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी और लंबी झील है। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों सांभर झील जो कि है राजस्थान राज्य में। और दोस्तों जो सांभर झील है उसकी जो पानी की खारापन है वो सबसे ज़्यादा है, अर्थात जो सांभर झील जो कि राजस्थान में है उसकी जो सैलिनिटी है या खारापन है दोस्तों वो सबसे ज़्यादा है। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों वूलर झील जो कि है जम्मू और कश्मीर राज्य की झील। और दोस्तों भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है वूलर झील। और दोस्तों जम्मू कश्मीर में कुछ अन्य झील भी हैं, उनका भी नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। तो उसमें हैं डल झील और बैरीनाग झील। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों भारत की सबसे बड़ी जो कृत्रिम झील है वो। तो भारत की सबसे बड़ी जो कृत्रिम झील है दोस्तों उसका नाम है गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, और ये बनी है दोस्तों उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में। किस नदी पर? तो वो है दोस्तों रिहंद नदी पर। और फिर इसके बाद आप लोग ध्यान रखिएगा लोकतक झील, और ये लोकतक झील है दोस्तों मणिपुर में। और लोकतक झील में दोस्तों भारत का पहला तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा।
इसके बाद अगला नोट्स देखिए दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है उसका नाम है दोस्तों माजुली द्वीप, जो कि है असम राज्य में, और ये बनता है दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी से। तो असम राज्य में बनने वाला माजुली आइलैंड या माजुली द्वीप, जो कि दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया जाता है, वो दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है जो कि किसी नदी के द्वारा बनाया जाता है। और फिर आगे देखिए दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा नदी डेल्टा जो कि है सुंदरबन, और ये है दोस्तों पश्चिम बंगाल में, और ये सुंदरबन डेल्टा बनाया जाता है दोस्तों ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी के द्वारा। इसके बाद अगले नोट्स में दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा भारत के कुछ प्रमुख जलप्रपात, और इसमें सबसे पहले आप लोग ध्यान रखिएगा कुंचिकल जलप्रपात, जो कि है दोस्तों बाराही नदी पर कर्नाटक राज्य में, और ये दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो कुंचिकल जलप्रपात जो कि है बाराही नदी पर, और ये स्थित है कर्नाटक राज्य में, ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। फिर अगला जो जलप्रपात आपको ध्यान रखना है दोस्तों, वो है दूध सागर जलप्रपात, जो कि है दोस्तों गोवा राज्य में। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों, जोग या इसी का नाम है दोस्तों गोरसप्पा, या इसी का नाम है दोस्तों महात्मा गांधी जलप्रपात, जो कि है दोस्तों सारावती नदी पर, और ये भी स्थित है कर्नाटक राज्य में। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान रखिएगा शिव समुद्रम, जो कि है दोस्तों कावेरी नदी पर, और ये स्थित है दोस्तों कर्नाटक राज्य में। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान रखिएगा हुड्रू जलप्रपात, जो कि स्थित है दोस्तों झारखंड राज्य में, और ये हुड्रू जलप्रपात है दोस्तों स्वर्णरेखा नदी पर। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान रखिएगा धुआंधार जलप्रपात, और ये धुआंधार जलप्रपात है दोस्तों नर्मदा नदी पर, एमपी अर्थात मध्य प्रदेश में। इसके बाद देखिए दोस्तों, जो अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है उसका नाम है भारत की प्रमुख नदी घाटी परियोजना, और इसमें सबसे पहले आप लोग ध्यान रखिएगा टिहरी बांध, और ये टिहरी बांध बना है दोस्तों भागीरथी नदी पर, जो कि स्थित है उत्तराखंड राज्य में, और ये टिहरी बांध जो है दोस्तों वो भारत में सबसे ऊंचाई पर बना हुआ बांध है। फिर अगला है दोस्तों हीराकुंड बांध, और ये हीराकुंड बांध स्थित है दोस्तों उड़ीसा राज्य में, और ये बना है महानदी पर। और फिर अगला है दोस्तों रिहंद परियोजना, और ये बना है दोस्तों रिहंद नदी पर उत्तर प्रदेश में सोनभद्र में। और फिर अगला है दोस्तों फरक्का बांध, और ये फरक्का बांध है दोस्तों वेस्ट बंगाल या पश्चिम बंगाल में, और ये स्थित है दोस्तों गंगा या भागीरथी पर। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं दोस्तों, गंगा का भी एक नाम है भागीरथी। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा जो फरक्का बांध है वो बना है दोस्तों पश्चिम बंगाल में, और ये स्थित है दोस्तों गंगा नदी पर। फिर अगला आपको ध्यान रखना है भाखड़ा नांगल बांध, और ये बना है दोस्तों सतलज नदी पर, जो कि है पंजाब में। फिर अगला है दोस्तों नागार्जुन सागर बांध, और ये बना है कृष्णा नदी पर, और ये स्थित है दोस्तों आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। इसके बाद दोस्तों आप लोग अगला टॉपिक देखिए भारत में कृषि, और इसमें सबसे पहले आप लोग ध्यान रखिएगा भारत में जो कृषि की जाती है वो दोस्तों की जाती है कुल भूभाग के 51% में, अर्थात भारत का जो कुल भूभाग है दोस्तों उसमें से जो 51% है उस पर भारत में कृषि या खेती की जाती है। ये चीज़ दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर अगला चीज़ आपको ध्यान रखना है, भारत के जो पहले कृषि खाद्य मंत्री थे उनका नाम था दोस्तों राजेंद्र प्रसाद, और भारत में सबसे ज़्यादा खेती की जाती है दोस्तों चावल की, और ये चावल की खेती होती है दोस्तों भारत में कुल भूभाग के जहाँ पर कृषि होती है उसके 47% भाग पर। और दोस्तों भारत चावल उत्पादन में पूरे विश्व में दूसरे स्थान पर है, और पहले स्थान पर है दोस्तों चीन। तो भारत चावल उत्पादन में पूरे विश्व में दूसरे स्थान पर है, और भारत में दोस्तों जो पश्चिम बंगाल राज्य है वो दोस्तों चावल उत्पादन में
पहले स्थान पर है। फिर अगला चीज़ देखिए दोस्तों, गेहूं उत्पादन में भी भारत दोस्तों दुनिया का दूसरे स्थान का देश है। इसमें भी दोस्तों पहले नंबर पर चीन है। और दोस्तों भारत में जो उत्तर प्रदेश राज्य है वो गेहूं उत्पादन में पहले स्थान पर है। इतना चीज़ दोस्तों सबसे पहले आप लोग कृषि से ध्यान रखिएगा। इसके बाद इसी में अगला चीज़ देखिए दोस्तों, भारत में कुल 3 प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं, जिसमें दोस्तों सबसे पहले देखिए रबी की फसल। और रबी की फसल की बुआई होती है दोस्तों अक्टूबर नवंबर में, और इसकी कटाई होती है मार्च अप्रैल में। और रबी की कुछ मुख्य फसलें हैं दोस्तों, गेहूँ, जौ, चना, मटर और सरसों। फिर अगला चीज़ देखिए दोस्तों, खरीफ की फसल या जिसे कहा जाता है मानसूनी फसल। और इसकी बुआई होती है दोस्तों जून जुलाई में, और कटाई होती है दोस्तों नवंबर और दिसंबर में। और इसकी कुछ मुख्य फसलें हैं दोस्तों, धान, गन्ना, ज्वार, बाजरा और कपास। फिर अगला चीज़ देखिए दोस्तों, जायद या ग्रीष्मकालीन फसलें। और इसकी बुआई होती है दोस्तों मई जून में, और कटाई होती है जुलाई अगस्त में। इसमें दोस्तों जायद में बेसिकली दोस्तों जो सब्जी होती है वो आती है। तो इसमें है भिंडी, खीरा, ककड़ी और जूट। और यहीं पर दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा कुछ नकदी फसलों के नाम। कभी कभी ये भी पूछ लेता है दोस्तों। तो नकदी फसलों में दोस्तों आता है गन्ना, कपास, जूट, तंबाकू। इसके बाद दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा कि भारत का कौन सा राज्य किस उत्पादन में सबसे पहले स्थान पर है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए दोस्तों कपास। और कपास के लिए दोस्तों जो काली मिट्टी होती है वो सबसे उपयुक्त होती है। और कपास उत्पादन में दोस्तों जो गुजरात है भारत का राज्य वो पहले स्थान पर है। और यहीं से आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों कि जो गुजरात है वो मूंगफली और तंबाकू उत्पादन में भी पहले स्थान पर है। तो गुजरात कपास, मूंगफली और तंबाकू इन तीनों के उत्पादन में भारत का सबसे पहला राज्य है। फिर अगला चीज़ याद रखिएगा दोस्तों जूट। और जूट को कहा जाता है दोस्तों प्राकृतिक फाइबर। और जूट उत्पादन में दोस्तों पश्चिम बंगाल राज्य पहले स्थान पर है। फिर अगला है दोस्तों गन्ना और आम। और गन्ना और आम के उत्पादन में दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य पहले स्थान पर है। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान रखिएगा सरसों। और सरसों के उत्पादन में दोस्तों राजस्थान पहले स्थान पर है। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान रखिएगा सोयाबीन। तो सोयाबीन के उत्पादन में दोस्तों मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है। और मध्य प्रदेश दोस्तों जो चना की दाल होती है उसके उत्पादन में भी पहले स्थान पर है। ये चीज़ दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा। और कॉफ़ी उत्पादन में पहले स्थान पर है दोस्तों कर्नाटक। और कर्नाटक से आप लोग ध्यान रखिएगा जो अरहर की दाल होती है उसमें दोस्तों जो कर्नाटक राज्य है वो पहले स्थान पर है। और चाय उत्पादन में दोस्तों भारत का असम राज्य पहले स्थान पर है। फिर इसी में देखिए दोस्तों जो रबड़ उत्पादन होता है भारत में उसमें दोस्तों केरल राज्य पहले स्थान पर है। और केसर के उत्पादन में भारत का जम्मू और कश्मीर राज्य पहले स्थान पर है। इतना चीज़ दोस्तों आप लोग उत्पादन और राज्य से ध्यान रखिएगा। और इसी में आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों नोट्स में कि भारत सरकार द्वारा जो एमएसपी दी जाती है अर्थात दोस्तों मिनिमम सेलिंग प्राइस या जिसे हिंदी में कहा जाता है न्यूनतम समर्थन मूल्य, वो दिया जाता है दोस्तों कुल 22 फसलों को। और इसमें दोस्तों जो सबसे ज़्यादा शामिल हैं वो है दोस्तों 14 फसल जो कि हैं खरीफ की। और
इसके बाद आप लोग ध्यान रखिएगा, जो भारत का सिक्किम राज्य है वो दोस्तों जैविक खेती करने वाला भारत का पहला राज्य है। और आंध्र प्रदेश के बारे में आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये भारत का सबसे बड़ा मसाला उत्पादक राज्य है। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण कृषि से संबंधित क्रांति को आप लोग ध्यान रखिएगा, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना सबसे ज़्यादा है। तो सबसे पहले आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों, हरित क्रांति। और ये हरित क्रांति संबंधित है दोस्तों खाद्यान्न उत्पादन से। और हरित क्रांति का विश्व में जनक या पिता कहा जाता है दोस्तों बोर लॉग को। और भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है दोस्तों MS स्वामीनाथन को। तो हरित क्रांति संबंधित है खाद्यान्न उत्पादन से। और पूरे विश्व में हरित क्रांति का जनक माना जाता है बोर लॉग को। और भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है दोस्तों MS स्वामीनाथन को। और इसके बाद अगला आप लोग को ध्यान रखना है श्वेत क्रांति। और श्वेत क्रांति संबंधित है दोस्तों दुग्ध उत्पादन से। और भारत में श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है वर्गीस कुरियन को। और इसके बाद आप लोग ध्यान रखिएगा नीली क्रांति। और ये नीली क्रांति संबंधित है दोस्तों मछली उत्पादन से। और फिर अगला है भूरी क्रांति। और भूरी क्रांति संबंधित है उर्वरक उत्पादन से। और फिर आगे है दोस्तों स्वर्ण क्रांति। और स्वर्ण क्रांति संबंधित है दोस्तों बागवानी से। इसके बाद दोस्तों आपको अगली चीज ध्यान रखनी है, कुछ केंद्रीय अनुसंधान केंद्र किस स्थान पर स्थित हैं। तो सबसे पहले आप लोग को ध्यान रखना है केंद्रीय मिट्टी एवं जल अनुसंधान केंद्र, ये स्थित है दोस्तों भारत के उत्तराखंड राज्य के देहरादून में। और फिर अगला है केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र, ये स्थित है दोस्तों भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य के शिमला में। और फिर अगला है केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र, तो ये स्थित है दोस्तों उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। और फिर अगला है केंद्रीय दाल अनुसंधान केंद्र, और ये स्थित है दोस्तों भारत का मैनचेस्टर कहे जाने वाला कानपुर में। और फिर अगला है केंद्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान, ये स्थित है दोस्तों कोयम्बटूर में। इसके बाद आपको आगे ध्यान रखना है दोस्तों AP कल्चर। और ये AP कल्चर में क्या होता है, तो AP कल्चर कहा जाता है दोस्तों मधुमक्खी पालन को। और फिर आगे आपको ध्यान रखना है सेरीकल्चर। और सेरीकल्चर संबंधित है दोस्तों रेशम के कीट से। और फिर आगे है PC कल्चर। और ये PC कल्चर संबंधित है दोस्तों मछली उत्पादन से। फिर है दोस्तों फ्लोरिकल्चर। और फ्लोरिकल्चर में आता है दोस्तों फूल। और फिर वर्मी कल्चर, वर्मी कल्चर में दोस्तों है केचुआ। और है वीटी कल्चर, वीटी कल्चर है दोस्तों अंगूर से संबंधित। और फिर लास्ट में है हार्टिकल्चर, हार्टिकल्चर है दोस्तों बागवानी से संबंधित। इसके बाद दोस्तों अगला जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है दोस्तों भारतीय कला और साहित्य। तो भारतीय कला और साहित्य में दोस्तों सबसे पहले देखिए भारत के जो शास्त्रीय नृत्य हैं उसको। और भारत के शास्त्रीय नृत्य में सबसे पहला नाम आप लोग ध्यान रखिएगा भरतनाट्यम। और ये भरतनाट्यम है दोस्तों तमिलनाडु का। फिर अगला है दोस्तों कुचिपुड़ी। और ये कुचिपुड़ी है दोस्तों आंध्र प्रदेश की। फिर अगला है दोस्तों कथकली। और ये कथकली है केरल की। और फिर अगला है दोस्तों मोहिनी अट्टम। और ये मोहिनी अट्टम भी है केरल का। फिर है कथक। और कथक है दोस्तों उत्तर प्रदेश का। तो कथकली और कथक इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, कथकली है केरल की और कथक है उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य। फिर अगला है दोस्तों यक्षगान। और ये यक्षगान है दोस्तों कर्नाटक राज्य का। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान रखिएगा
सत्रिया शास्त्रीय नृत्य, और ये सत्रिया शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों असम राज्य का। फिर इसके बाद है उड़ीसी जो कि है उड़ीसा का, और फिर है मणिपुरी जो कि है दोस्तों मणिपुर का। फिर नोट में आप लोग ध्यान रखिएगा, जो खजुराहो का मंदिर है जो कि है मध्य प्रदेश में, उसका निर्माण कराया था दोस्तों चंदेल राजाओं ने। तो शास्त्रीय नृत्य हो गया दोस्तों। अब देखिए लोक नृत्य, तो इसमें सबसे पहले देखिए दोस्तों झारखंड राज्य का लोक नृत्य क्या है। तो झारखंड का लोक नृत्य है दोस्तों छाऊ, सरहुल और कर्मा। तो छाऊ, सरहुल और कर्मा ये झारखंड का लोक नृत्य है। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान रखिएगा उत्तराखंड का लोक नृत्य, और उत्तराखंड का लोक नृत्य है दोस्तों गढ़वाली और कुमायूं। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान रखिएगा हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य जो कि है दोस्तों छपेली। और इसके बाद आप लोग गुजरात से ध्यान रखिएगा कि गुजरात राज्य का लोक नृत्य है गरबा। असम का है लोक नृत्य दोस्तों बिहू, और राजस्थान का लोक नृत्य है दोस्तों सुई सनी और झूमर। और फिर महाराष्ट्र से आप लोग ध्यान रखिएगा कि महाराष्ट्र का लोक नृत्य है लावणी, और अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है दोस्तों मुखौटा और युद्ध नृत्य, और चोंग लोक नृत्य है दोस्तों नागालैंड का। इसके बाद अगला टॉपिक देखिए दोस्तों पर्यावरण। तो पर्यावरण में सबसे पहले आप लोग ध्यान रखिएगा कि पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को, और पृथ्वी दिवस इसी में ध्यान रखिएगा कि पृथ्वी दिवस मनाया जाता है दोस्तों 22 अप्रैल को। और पर्यावरण में दोस्तों सबसे पहले आप लोग देखिए भारत के कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क। और भारत के जो प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं दोस्तों उसमें सबसे पहले देखिए सिमलीपाल, कुलडीहा और हथगढ़ राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क। और ये दोस्तों सिमलीपाल, कुलडीहा और हथगढ़ ये सभी राष्ट्रीय उद्यान हैं दोस्तों उड़ीसा के मयूरभंज जिले में। और इन तीनों को दोस्तों सिमलीपाल, कुलडीहा और हथगढ़ इन तीनों को दोस्तों कहा जाता है मयूरभंज हाथी रिजर्व। तो सिमलीपाल, कुलडीहा और हथगढ़ इन तीनों को संयुक्त रूप से कहा जाता है दोस्तों मयूरभंज हाथी रिजर्व, जो कि है भारत के उड़ीसा राज्य में। फिर अगला आपको ध्यान रखना है दोस्तों नेशनल पार्क, वो है किश्तवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि है दोस्तों जम्मू कश्मीर राज्य में। और ये संरक्षित है दोस्तों हिम तेंदुओं के लिए। तो किश्तवाड़ा नेशनल पार्क जो कि है जम्मू कश्मीर राज्य में, और ये संरक्षित है हिम तेंदुओं के लिए। फिर अगला आपको ध्यान रखना है दोस्तों वंसदा नेशनल पार्क, और ये है दोस्तों गुजरात में। और गुजरात में ही एक और नेशनल पार्क है दोस्तों जिसका नाम है गिर नेशनल पार्क या गिर राष्ट्रीय उद्यान, और ये संरक्षित है दोस्तों शेरों के लिए। फिर इसके बाद आपको ध्यान रखना है दोस्तों डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क, ये है दोस्तों स्थित असम में। और असम में ही स्थित है दोस्तों काजीरंगा नेशनल पार्क या काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, और ये संरक्षित है दोस्तों गैंडों के लिए। तो असम में 2 हैं दोस्तों, पहला है डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जिसमें दोस्तों जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है जो कि है असम में, वो संरक्षित है गैंडों के लिए। फिर अगला आपको ध्यान रखना है दोस्तों पन्ना राष्ट्रीय उद्यान या पन्ना टाइगर रिजर्व, और ये स्थित है दोस्तों मध्य प्रदेश में। फिर अगला आपको ध्यान रखना है दोस्तों खंगचेंदजोंग नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान, और ये स्थित है दोस्तों सिक्किम राज्य में। इसके बाद अगला आपको ध्यान रखना है दोस्तों चंबल अभ्यारण्य, और ये चंबल अभ्यारण्य स्थित है दोस्तों भारत में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान राज्य में। और चंबल अभ्यारण्य प्रसिद्ध है दोस्तों लाल मुकुट वाले कछुओं के लिए और घड़ियालों के लिए। तो लाल मुकुट वाले जो कछुए पाए जाते हैं दोस्तों वो पाए जाते हैं
चंबल अभ्यारण्य में, जो कि स्थित है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान तीनों राज्यों में संयुक्त रूप से चंबल नदी के तट पर। इसके बाद अगली चीज आपको ध्यान रखनी है दोस्तों, भारत में कुल 18 जैव मंडल क्षेत्र हैं। या दोस्तों आपको इंग्लिश में ध्यान रखना हो तो भारत में कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व या 18 जैव मंडल क्षेत्र हैं, जिसमें दोस्तों आपको जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उसको ध्यान रखना है जैव मंडल क्षेत्रों में। तो इसमें सबसे पहले आप लोग ध्यान रखिएगा, जो नंदा देवी जैव मंडल क्षेत्र है ये स्थित है दोस्तों उत्तराखंड में। और फिर अगला है नीलगिरी जैव मंडल क्षेत्र, ये स्थित है दोस्तों तमिलनाडु और केरल में। फिर अगला है दोस्तों सुंदरवन जैव मंडल क्षेत्र, जो कि स्थित है दोस्तों पश्चिम बंगाल में। और ये सुंदरवन संरक्षित है दोस्तों बाघों के संरक्षण के लिए। फिर अगला जैव मंडल क्षेत्र आपको ध्यान रखना है नोकरेक, जो कि है दोस्तों मेघालय का। और फिर अगला है पंचमढ़ी जैव मंडल क्षेत्र, जो कि है दोस्तों मध्य प्रदेश का। और फिर इसी में आपको ध्यान रखना है शेषचलम जैव मंडल क्षेत्र, और ये है दोस्तों आंध्र प्रदेश का। और लास्ट में ध्यान रखना है दोस्तों आपको पेरियार जैव मंडल क्षेत्र, जो कि है दोस्तों केरल में। और ये पेरियार जैव मंडल क्षेत्र संरक्षित है दोस्तों हाथियों के लिए। इसके बाद पर्यावरण में देखिए दोस्तों अम्लीय वर्षा। तो यहाँ से क्वेश्चन ऐसे आता है दोस्तों, अम्लीय वर्षा के कारक कौन से हैं? तो अम्लीय वर्षा होती है दोस्तों NO2 और SO2 के कारण, अर्थात नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होती है दोस्तों अम्लीय वर्षा। ये आया था क्वेश्चन दोस्तों हेड ऑपरेटर के एग्जाम में। तो Na2 नाइट्रस ऑक्साइड और SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, इन्हीं दोनों के कारण होती है अम्लीय वर्षा। और फिर अगला चीज़ आपको ध्यान रखना है दोस्तों ग्रीन हाउस गैसेस। तो ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी हैं उसका नाम आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आप लोग ध्यान रखिएगा जल वाष्प, या जिसे कहा जाता है वाटर वेपर। तो सबसे पहली ग्रीन हाउस गैस है दोस्तों जल वाष्प। उसके बाद CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड। फिर है दोस्तों CH4 अर्थात मीथेन। फिर अगली है दोस्तों ओजोन, जिसका फार्मूला होता है O3। फिर अगला है दोस्तों कार्बन टेट्राक्लोराइड और नाइट्रस ऑक्साइड है NO2। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा कि ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी हैं। तो वो हैं दोस्तों जलावाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, कार्बन टेट्राक्लोराइड और नाइट्रस ऑक्साइड। फिर इसके बाद आपको ध्यान रखना है ओजोन परत। और ओजोन परत कहाँ पर पाई जाती है? तो ये पाई जाती है दोस्तों समताप मंडल, या जिसे इंग्लिश में कहा जाता है स्ट्रेटोस्फीयर। और ओजोन परत नापने की इकाई है दोस्तों डॉप्सन। और ओजोन परत का जो क्षरण होता है दोस्तों उसको लिए सबसे ज़्यादा जो उत्तरदायी गैस है वो है दोस्तों CFC, जिसका फुल फॉर्म है दोस्तों क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ओजोन परत के क्षरण के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी गैस है दोस्तों CFC। फिर उसके बाद है हेलोजन, फिर उसके बाद है नाइट्रस ऑक्साइड। और ओजोन परत मापने की इकाई है दोस्तों डॉप्सन। और इसके बाद दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो आर्सेनिक तत्व होता है वो भूमिगत जल प्रदूषित करने वाला प्रमुख तत्व है। तो आर्सेनिक भूमिगत जल प्रदूषित करने वाला प्रमुख तत्व है, इसे आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगली चीज दोस्तों आपको ध्यान रखना है पर्यावरण आंदोलन से संबंधित कुछ व्यक्तियों के नाम। तो पर्यावरण से संबंधित एक आंदोलन था दोस्तों जिसका नाम था एपिको आंदोलन, और इससे संबंधित व्यक्ति थे P हेगड़े। फिर अगला है दोस्तों चिपको आंदोलन, और इससे संबंधित व्यक्ति हैं SL बहुगुणा। और फिर अगला है दोस्तों नर्मदा बचाओ, और इससे संबंधित व्यक्ति थी मेघा पाटकर। इसके बाद अगली चीज़ दोस्तों आपको ध्यान रखनी है कुछ महत्वपूर्ण दिवस।
तो इसमें सबसे पहले आपको ध्यान रखना है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। और अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है दोस्तों प्रत्येक वर्ष 21 सितंबर को। फिर अगला है दोस्तों विश्व शौचालय दिवस, और विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है दोस्तों 19 नवंबर को। और फिर अगला है राष्ट्रीय मतदाता दिवस, और राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है दोस्तों 25 जनवरी को। और इसके बाद आपको ध्यान रखना है विश्व आर्द्र भूमि दिवस, और विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है दोस्तों 2 फरवरी को। और इसके बाद आपको ध्यान रखना है दोस्तों प्रवासी भारतीय दिवस, और ये मनाया जाता है दोस्तों 9 जनवरी को। और इसके बाद अगला है किसान दिवस, और किसान दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है दोस्तों 23 दिसंबर को। और फिर अगला है राष्ट्रीय एकता दिवस, और ये मनाया जाता है दोस्तों 31 अक्टूबर को। और राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है दोस्तों भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर। तो राष्ट्रीय एकता दिवस जो कि मनाया जाता है 31 अक्टूबर को, और ये मनाया जाता है दोस्तों भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर। फिर अगला आपको ध्यान रखना है कारगिल दिवस, और ये कारगिल दिवस मनाया जाता है दोस्तों 26 जुलाई को। फिर इसके बाद आपको ध्यान रखना है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है दोस्तों 8 मार्च का। और अगले इसके बाद आपको ध्यान रखना है ओजोन परत संरक्षण दिवस, और ये मनाया जाता है दोस्तों 16 सितंबर को। और फिर इसके बाद आपको ध्यान रखना है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, और ये मनाया जाता है दोस्तों 8 सितंबर को। फिर इसके बाद है विश्व बांस दिवस, और विश्व बांस दिवस मनाया जाता है दोस्तों 18 सितंबर को। और इसके बाद है दोस्तों विश्व स्वास्थ्य दिवस, और विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है दोस्तों 7 अप्रैल को। फिर अगला है योग दिवस, और योग दिवस मनाया जाता है दोस्तों 21 जून को। फिर इसके बाद है पृथ्वी दिवस, और पृथ्वी दिवस मनाया जाता है दोस्तों प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को। फिर इसके बाद है पर्यावरण दिवस, और पर्यावरण दिवस मनाया जाता है दोस्तों प्रत्येक वर्ष 5 जून को। फिर अगला है विश्व जल दिवस, और विश्व जल दिवस मनाया जाता है दोस्तों 22 मार्च को। फिर इसके बाद है दोस्तों विश्व महासागर दिवस, और ये मनाया जाता है दोस्तों 8 जून को। फिर इसके बाद दोस्तों आपको ध्यान रखना है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, और राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है दोस्तों 11 नवंबर को। और शिक्षक दिवस इसी में ध्यान रखिएगा कि वो मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को। और इसी में आप लोग ध्यान रखना है जो विजय दिवस मनाया जाता है दोस्तों वो मनाया जाता है 16 दिसंबर 1971 को, जिस दिन दोस्तों भारत के द्वारा बांग्लादेश को आज़ाद कराया गया था पाकिस्तान से। उसी दिन को मनाया जाता है विजय दिवस के रूप में, और वो है दोस्तों 16 दिसंबर 1971। इसके बाद अगला जो महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों एग्जाम के दृष्टिकोण से, वो है विश्व के प्रमुख संगठन और उनके मुख्यालय। और इसमें सबसे पहले देखिए दोस्तों कि विश्व के किस संगठन का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों कि विश्व के किस संगठन का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो इसमें सबसे पहले देखिए दोस्तों विश्व मौसम विज्ञान संगठन, और इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1950 में, और इसका मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं स्विट्जरलैंड को विश्व का या धरती का स्वर्ग माना जाता है। तो स्वर्ग माना जाता है अर्थात वहाँ का मौसम बहुत अच्छा है। तो इसी से आपको ध्यान रखना है विश्व मौसम विज्ञान संगठन, जिसको शॉर्ट में कहा जाता है दोस्तों WMO, जिसकी स्थापना हुई थी 1950 में, और इसका मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। फिर अगला जो नाम है दोस्तों वो है विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो जहाँ का दोस्तों पर्यावरण और मौसम अच्छा होगा तो वहाँ के आदमी भी स्वस्थ होंगे। इसी चीज़ से आपको ध्यान रखना है विश्व स्वास्थ्य संगठन,
ये इसका भी मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो इसका भी मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। और विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी दोस्तों 1948 में, और इसके अध्यक्ष हैं टेड्रोस। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसे शॉर्ट में WHO भी कहा जाता है, इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1948 में, और इसका मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड में, और इसके अध्यक्ष हैं टेड्रोस। इसके बाद अगला संगठन है दोस्तों जिसका मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड में, उसका नाम है दोस्तों विश्व व्यापार संगठन, जिसे शॉर्ट में WTO भी कहा जाता है, अर्थात वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या विश्व व्यापार संगठन, इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1995 में, और इसका मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड में, और इसके अध्यक्ष हैं दोस्तों ओकोंजो इवेला। फिर इसके बाद आपको ध्यान रखना है दोस्तों संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग, जिसको शॉर्ट में कहा जाता है UNHCR, और इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1950 में, और इसका भी मुख्यालय है कहाँ? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। इसके बाद अगला जो संगठन है दोस्तों जिसका मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड में, उसका नाम है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति, जिसको शॉर्ट में कहा जाता है ICRC। और अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति की स्थापना हुई थी दोस्तों 1863 में, और इसका भी मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। इसके बाद अगला संगठन है दोस्तों जिसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, उसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, या जिसे ILO अर्थात इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जाता है। इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1919 में, और इसका मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। इसके बाद अगला संगठन है दोस्तों जिसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, उसका नाम है विश्व आर्थिक मंच, जिसे शॉर्ट में कहा जाता है दोस्तों WFO, और इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1971 में, और इसका मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। इसके बाद अगला है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना हुई थी दोस्तों 1894 में, और इसका मुख्यालय है लुसाने स्विट्जरलैंड में, और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष हैं दोस्तों क्रिस्टोफ डी केपर। और अब दोस्तों जिनेवा स्विट्जरलैंड के बाद देखिए किस संगठन का मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। तो इसमें सबसे पहले देखिए अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण, जिसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1957 में, और इसका मुख्यालय है वियना ऑस्ट्रिया में। फिर अगला है दोस्तों पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संगठन, जिसे शॉर्ट में OPEC भी कहा जाता है, और इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1960 में, और इसका भी मुख्यालय है वियना ऑस्ट्रिया में। फिर इसके बाद आपको ध्यान रखना है दोस्तों संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन, जिसे शॉर्ट में कहा जाता है UNIDO, और संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन की स्थापना हुई थी दोस्तों 1966 में, और इसका भी मुख्यालय है वियना ऑस्ट्रिया में। इसके बाद देखिए दोस्तों किस संगठन का मुख्यालय अमेरिका में है। तो इसमें सबसे पहले देखिएगा विश्व बैंक। तो विश्व बैंक की स्थापना हुई थी दोस्तों 1944 में, और इसका मुख्यालय है वाशिंगटन DC में। फिर इसके बाद देखिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसे शॉर्ट में कहा जाता है IMF, और इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1944 में, और इसका मुख्यालय है वाशिंगटन DC में।
फिर अगला है दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसे शार्ट में यूएनओ भी कहा जाता है, और इसकी स्थापना हुई थी 1945 में, और इसका मुख्यालय है दोस्तों न्यूयॉर्क, यूएसए में। फिर अगला आपको ध्यान रखना है दोस्तों संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, जिसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1969 में, और इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क, यूएसए में। फिर इसके बाद आपको अगला ध्यान रखना है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, जिसे शार्ट में आईसीसी कहा जाता है, और इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1909 में, और इसका मुख्यालय है दुबई, यूएई में, और इसके अध्यक्ष हैं दोस्तों ग्रेगर बार्केल। फिर अगला है दोस्तों इंटरपोल, और इंटरपोल की स्थापना हुई थी 1923 में, और इसका मुख्यालय है लियोन, फ्रांस में। फिर इसके बाद आपको ध्यान रखना है खाद्य एवं कृषि संगठन, और इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1945 में, और इसका मुख्यालय है रोम, इटली में। इसके बाद सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है दोस्तों वो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जिसे शार्ट में कहा जाता है आईसीजे, अर्थात इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, और इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1945 में, और इसका मुख्यालय है दोस्तों द हेग, नीदरलैंड में। फिर इसके बाद देखिए दोस्तों एशियाई विकास बैंक, जिसे शार्ट में एडीबी कहा जाता है, और इसकी स्थापना हुई थी 1966 में, और इसका मुख्यालय है मनीला, फिलीपींस में। फिर इसके बाद देखिए दोस्तों संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, जिसे शार्ट में यूएनईपी कहा जाता है, और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना हुई थी दोस्तों 1972 में, और इसका मुख्यालय है नैरोबी, केन्या में। फिर इसके बाद देखिए दोस्तों अफ्रीकी संघ, जिसे शार्ट में एयू कहा जाता है, इसकी स्थापना हुई थी 2002 में, और इसका मुख्यालय है आदिस अबाबा, इथियोपिया में। फिर इसके बाद देखिए दोस्तों सार्क, और सार्क की स्थापना हुई थी 1985 में, और इसका मुख्यालय है दोस्तों काठमांडू, और सार्क से आपको ध्यान रखना है कि इसका सदस्य इंडिया भी है। तो सार्क जिसका सदस्य भारत अर्थात इंडिया है, उसकी स्थापना हुई थी 1985 में, और इसका मुख्यालय है काठमांडू में। इसके बाद अगला है दोस्तों उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, जिसे शार्ट में नाटो कहा जाता है, और इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1949 में, और इसका मुख्यालय है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। फिर इसके बाद आपको ध्यान रखना है दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संगठन, जिसे शार्ट में आसियान कहा जाता है, और इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1967 में, और इसका मुख्यालय है जकार्ता, इंडोनेशिया में। और यहाँ से दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि आसियान का सदस्य भारत नहीं है, ये चीज़ दोस्तों आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद अगला ध्यान रखना है दोस्तों आपको अरब लीग, और अरब लीग की स्थापना हुई थी 1945 में, और इसका मुख्यालय है काहिरा, मिस्र में। तो बस दोस्तों इस क्लास में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप सभी दोस्त गगन जीएस स्टडी पॉइंट चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद। मिलते हैं अगली क्लास में।